जो यहाँ पे विराजमान है, कई लोग चले गए, जो भी है वो कृपया हाथ खड़ा होकर के मैं जब कहूँ तब उसके पीछे एक ही बार जोर से बोलेंगे, जय श्री विश्वकर्मा भगवान। ओके। माननीय मंच और देश विदेश से पधारे हुए सारे बंधु और मातृशक्ति, अपने प्रेस पर्सन हियर, मैंने सोचा पहले मौका होता तो आप सभी से कुछ बात करता, लेकिन लास्ट में अब बहुत कम लोग रहे हैं तो फिर भी मैं कुछ बोलना चाहूँगा। 2 मिनट में सिर्फ 5 ही पॉइंट में बोलना चाहूँगा। पहला पॉइंट कि यहाँ जो आप आए हैं कुछ मकसद लेके जाना है, कुछ मैसेज लेके जाना है आपको। तो पहला ये है कि समाज में एक एकता होनी चाहिए। अभी आपने जो सारे जांगेड़, सुथार, धीमान वगैरह सभी को इकट्ठा किया, बहुत अच्छा काम है। इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे ऐसे संगठन है, जैसे विश्वकर्मा, एक सेना, एक जांगीड़, इस तरह से कई सारे मंच है। वो सभी एक ही जांगीड़ महासभा के अम्ब्रेला में अगर आएंगे तो एक ही कमांड के अंदर काम करेंगे तो चलेगा, तभी लोग सोचेंगे कि इनमें एक एकता है और इनमें शक्ति है। ये पहला। दूसरा जो है, इसका जो मकसद रखा गया कि आपकी भावी पीढ़ी के सुधार के लिए क्या करना है, तो उसके लिए मैं यही कह रहा हूँ कि बच्चों की शिक्षा के लिए जो बहुत कुछ आपको करना है। अब शिक्षा कैसे देनी है, मैं देख रहा हूँ गांव में ज़्यादातर आप लोग कम पढ़े लिखे या अनपढ़ भी है, और बच्चे ऐसे स्कूलों में जाते हैं जहाँ पहली से 8वीं तक एक ही टीचर होता है, एक मास्टर होता है या 2 मास्टर होते हैं। अब वहाँ से पढ़े हुए बच्चों का आप कैसे कंपटीशन करोगे बाकी से? कई सारी चीज़ें हमको आपको भी बताना चाहते हैं, और इसीलिए हमारे समाज की एक मीटिंग हुई थी महाबलीपुरम में, चेन्नई में। उसके बाद में जो बेंगलोर में हुई, उस बेंगलोर में पुखराज जी पारासर, जगदीश जी MLA, जोगाराम जी, ये सभी लोग अवेलेबल थे, रामपाल जी भी थे उसमें। उन्होंने सभी से मिल करके हमने एक सक्षम फाउंडेशन एक बनाया है। सक्षम फाउंडेशन जैसे जैनों का एक जीतू इंस्टीट्यूट है, उसी के बेस पर हमने एक सक्षम इंस्टीट्यूट बनाया है, सक्षम फाउंडेशन। उन्होंने मेरे को पहला अध्यक्ष बनाया उसका, तो मैं उसका थोड़े ही दिन में एक संविधान और कार्यकारिणी रिलीज करूंगा। उसके माध्यम से पढ़े लिखे बच्चों को हम आगे कैसे कोचिंग देंगे, कैसे उनको फ्री, जो बच्चे खर्च नहीं कर पाते हैं, कैसे हॉस्टल की व्यवस्था करेंगे दिल्ली, जयपुर और बड़े बड़े शहरों में, वो सारी चीज़ें हम तो करेंगे। एक हफ्ते के अंदर मैं वो कार्यकारिणी घोषित करने वाला हूँ। तीसरा पॉइंट जो मैंने 5 ही कहे थे, तीसरा पॉइंट जो है आरक्षण का। आप जो है ये सोचते हो कि OBC का जो आरक्षण है उसमें मिलता रहेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। OBC में 20%, पहले 21 का परसेंटेज का था, अभी 27 अनाउंस हुआ है। 21 में से 20% जो रिजर्वेशन है वो साधन संपन्न जातियों को जाता है, और 1% में बाकी वाली 44% पॉपुलेशन जो है मूल OBC की वो रहती है उसमें। ये हकीकत है। इसको ठीक करने के लिए मैं एक मूल OBC मोर्चा जो है उसका, जो मैं राज्य स्तर पर मेरे को संयोजक बनाया गया है। ये पेंसिया साहब और इनके एक बहुत बड़ी टाइम से चल रही है, तो उन्होंने मेरे को संयोजक बनाया। तो उसका मूल OBC का हमारा पर्पज ये, पहली डिमांड ये है कि मूल OBC का OBC का वर्गीकरण किया जाए। आपको शायद कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि 2001 में रणवीर साहब वर्मा जस्टिस, उन्होंने एक मीटिंग एक दी थी, उन्होंने रिपोर्ट दी थी जिसमें 6, 7 और 8 का फॉर्मूला रखा था। अब ये टाइम नहीं है इसलिए ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, लेकिन ये है कि इसमें पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति, 3 कैटेगराइजेशन, वर्गीकरण करना था उसमें। वर्गीकरण करके उनके हिसाब से उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। आप देखिए इसी OBC में जोगी, नट, तेली, मिरासी ये भी आते हैं। अब ये बेचारे साधन संपन्न जातियों से कैसे करेंगे प्रतियोगिता? 1990 में पहले मंडल कमीशन जब आयोग हुआ था, अपन सब उसमें थे, लेकिन 1999 में कुछ साधन संपन्न जातियों को भी इसमें मिला दिया गया। इसके कारण अभी आपने एक टीचर्स का राजस्थान में एक रिजल्ट आया था, अगर आपने उसमें देखा हो, एक व्हाट्सएप पे घूम रहा था कि एक ही गांव में 30 अध्यापक बने, एक ही गांव में 30 अध्यापक, और 30 में से एक ही लड़का जो था मूल OBC का था, बाकी सब 29 वो साधन संपन्न समाजों से थे। इस तरह से चलता रहा तो कभी आपको
ना तो आप कभी पंच बन पाओगे, सरपंच बन पाओगे, और ना आपके बच्चे कभी सरकारी नौकरी में ये सरपंच ही बन पाएंगे। यही चलता रहेगा। इसका एक ही तरीका है कि ये वर्गीकरण किया जाए। इसलिए हमने वर्गीकरण की डिमांड जो है हमने पूरे राजस्थान में हमने शुरू की है। ये चौथी बात जो है वो है जनगणना। जाति जनगणना जब होगी, आप कह रहे हो कि हम इतने लोग हैं, ये सब कुछ है, लेकिन आपको पता है कि राजस्थान में कितनी जनसंख्या है अपने जागीर समाज की। 1931 में जो जनगणना हुई थी उसके बाद में कभी जाति जनगणना नहीं हुई। हम ये कह रहे हैं कि हम 3% है, लेकिन पहले जनगणना होगी तभी तो कंफर्म होगा कि हम कितने लोग हैं। और ये क्यों अवॉइड करना चाहते हैं? अभी कह रहे हैं राजस्थान में जनगणना की, जाति जनगणना की घोषणा हुई, लेकिन राज्य सरकार को जनगणना करने की कोई अधिकार नहीं है। बिहार में उन्होंने जाति जनगणना की अनाउंसमेंट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे कर दिया कि जाति जनगणना सिर्फ केंद्रीय सरकार कर सकती है। तो ये सब चुनावी जुमले नजर आते हैं, इसलिए जाति जनगणना होगी तभी पता चला कितने। और पांचवा और लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहता आपको कि प्रतिनिधित्व, अगर सरकार में प्रतिनिधित्व होगा तभी आपकी सुनाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर अपन 3% पॉपुलेशन है और राज्य सरकार में असेंबली में 200 सीटें हैं, तो 200 में से कम 6 MLA अपने होने चाहिए। और इसी तरह से लोकसभा में अगर 550 है तो कम से कम जो है 25-26 अपने होने चाहिए, तभी जाके आपकी सुनाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। और इसके लिए अपने सभी को एक होकर के लड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद।